नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए भी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। नए आपराधिक कानून पर चर्चा। जापानी रक्षा मंत्री जनरल नकातानी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का किया निरीक्षण। दिल्ली में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ महाअभियान। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। पेंडिंग मामलों पर होगा रैपिड एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए भी समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति शब्द दो शब्दों में राज और नीति से मिलकर बना हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ खो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उन्हें पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें लोगों का आशीर्वाद चाहिए ताकि वो इसे भारत की राजनीति में फिर से स्थापित कर सके। लेकिन मैंने साहस जुटाया और इस सच्चाई को मैं जानता हूं कि राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना, ऐसा राज। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं। पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, पूज्य हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद देता हूं। आज यह राजनीति शब्द जो अपने अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित कर सकें। आज सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सब पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव यहां पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूं। देवियों सज्जनों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं है, सुधांशु नाम का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत किरण। और महाराज जी ने अपने नाम के ही अनुरूप अध्यात्म के अमृत का रसपान हम सबको समय समय पर करा। तो वहीं दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ में एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने के योगदान के लिए बधाई दी है। And konnichiwa. Yeah. Let me begin by extending a warm welcome to you and your delegation to India. I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity
Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. Okay. 高木大臣、まず歓迎の意を表させていただきます。また、デレゲーションの皆様お越しくださいましてありがとうございます。中谷大臣との間では、昨年11月ラオスでお目にかかりまして、日印間における、防衛協力、また、テクノロジーの分野における協力の拡大についてお話をいたし、日本からのインドとの一体性に関しまして、国に関してのよろしくしております。本日は、本日はどうもありがとうございます。Would like to congratulate you and the government of Japan on successful establishment of the Japan Joint Operations Command. In today's world, with new challenges and flux in world order, reforms in defense ecosystem, especially promoting joint operations in military, is a necessity. I am happy to share that the Indian MOD has also declared 2025 as year of reforms with aim to further bolster jointness and integration. また、ということで、インド側におきましても、2025年に同じような動きがあることをこちらで共有いたします。Excellency, we have set a vision of a developed and transformed India when we enter 2047, completing 100 years of independence. Building domestic defense capability is an integral part of this vision. Partnering in defense technology and industry with Japan will be a key for achieving our goal. Let us work together to realize our objective for India at 20. जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकप्रिय एवं ऊर्जावान राजनेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय आवास और शहरी एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला महाजनसुनवाई के उद्घाटन पर कहा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सभी पेंडिंग केसों पर त्वरित कार्रवाई देते हुए यहां पर 5 दिन का शिविर लगाया है। महिला आयोग की पूरी टीम और महिला आयोग की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां की स्वयं उपस्थित हैं। सीएम रेखा ने यह भी कहा कि वो समझती हैं कि सभी दुखी और परेशान महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। सभी कार्रवाई त्वरित हो रही है। हम इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि जल्द ही महिला आयोग का गठन हो ताकि उन्हें बेहतर सुनवाई मिल सके। बात है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जितने भी केसेस पेंडिंग थे उन सबको त्वरित कार्रवाई देते हुए 5 दिन का शिविर यहां लगाया है। 1500 के लगभग केसेस हैं और पूरा महिला आयोग की पूरी टीम, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला आयोग की हैं, वो स्वयं यहां उपस्थित होकर पूरा पुलिस प्रशासन यहां रहेगा और लगातार सुनवाई देते हुए मैक्सिमम केसों को रिजॉल्व करने का काम यहां से किया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं समझती हूं कि वो सभी बहनें जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन सबको न्याय मिलना ही चाहिए और सारी की सारी जो कार्रवाई है वो त्वरित हो रही है। जल्दी से जल्द उनको न्याय मिलने की दिशा में काम हो रहा है। बधाई देती हूं और इसी तरीके से दिल्ली सरकार भी इसमें सहयोगी बनकर के जितने काम है वो करेंगे और दिल्ली की बहनों के साथ में किसी भी स्तर पे कोई अन्याय ना हो, उनकी सुरक्षा की चिंता, उनको पूरे प्रशासन की मदद मिले, इसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं। मुझे इस बात को भी हम तुरंत संज्ञान ले रहे हैं कि महिला आयोग का गठन जल्दी से जल्दी हो ताकि महिलाओं को और बेहतर सुनवाई मिल सके।
दिल्ली सचिवालय में दिल्ली बीजेपी के सभी सम्मानित विधायकों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। ये बैठक नियमित जनप्रतिनिधि संवाद श्रृंखला का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को सशक्त बनाना है। बैठक में 20 दिवसीय मिशन स्वच्छता अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु विधायकों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। साथ ही आयुष्मान भारत, वाय वंदना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मानसून सत्र के दृष्टिगत जल भराव, ड्रेनेज व्यवस्था जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को सामने रखा और उन्हें समुचित और शीघ्र समाधान की अपेक्षा भी जताई। विधायकों को आश्वस्त किया गया कि जनहित से जुड़ी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और समन्वित प्रयासों के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय पहुंची हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बताते चलें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अम्बेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। अम्बेडकर नगर में आयोजित श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं सम्मान समारोह में सहभागिता कर मन को अत्यंत शांति, भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया। मंत्री परवेश सिंह वर्मा ने एनडीएमसी नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में तीनों सरकार एक ही पार्टी की है। तीनों सरकारों का समन्वय बहुत ही अच्छा है। 4 दिन पहले हुई बारिश में हमने देखा कि सरकार के शिकायत केंद्र में फोन गए हैं। अब उन सभी का एक ही सिस्टम बने, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहां पर एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और जल बोर्ड का एक ही कमांड सेंटर बनाए। इसके बाद में हम दिल्ली को जल भराव की स्थिति में एक ही नंबर देंगे। बीजेपी दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 तलाक और वक्फ संशोधन बिल पर बात की। इस दौरान इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भी अपनी बात रखेंगे। मंच पर इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के महामंत्री श्री विष्णु मित्तल जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के ओबीसी के नेता आतिफ रशीद जी भी हैं और माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी अनीस जी भी हमारे साथ हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। आतिफ जी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की आज इस प्रेस वार्ता में, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी डिटेल से इसमें आपके सामने चर्चा रखेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वक्फ अधिनियम 2025 पारित होने के बाद देश में विपक्ष द्वारा लगातार विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को अटकाने, लटकाने, भटकाने और भड़काने की जो एक प्रथा हमेशा से चली आई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना, और हमेशा जब जब मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में कोई रिफॉर्म्स की बात करी है तो उसको एक मजहब का चश्मा लगाकर मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की गई है। देश गवाह है इस बात के लिए कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था, उस वक्त देश के मुसलमानों को यह समझाया गया विपक्ष द्वारा कि यह आपकी नागरिकता लेने का कानून है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट के पटल पर अनेकों स्थान पर यह कहा गया कि इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। आज यह सिद्ध भी हुआ। ठीक उसी प्रकार से पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में
3 तलाक पर कठोरता से प्रतिबंध था, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं को बंधवा मजदूर बनाकर रखने की अपनी रणनीति के तहत इस देश में 3 तलाक पर पाबंदी नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज में ये रिफॉर्म्स का कार्य किया, तो उस समय भी मुसलमानों को मजहब का चश्मा लगाकर यह समझाने की कोशिश की गई कि ये मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने का अभियान है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज ये वक्फ अधिनियम 225 में जब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए, तो मुस्लिम समुदाय को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी दरगाहें, आपकी मस्जिदें और आपके कब्रिस्तान को छीनने की सोची समझी साजिश है। आज दिल्ली और देश के मुसलमान को ये बात बताने की आवश्यकता है कि वक्फ की लगभग 10 लाख करोड़ की संपत्ति, जो 37,000 एकड़ संपत्ति है, उसमें केवल 14% संपत्ति पे दरगाहें, मस्जिद और कब्रिस्तान है। बाकी 86% संपत्ति कमर्शियल है और प्राइम लोकेशन पे है। दरअसल ये वक्फ अधिनियम 225 उस 86% संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त करके अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के पसमानदा तबका, महिलाओं को उनका अधिकार, बेवाओं को और यतीमों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए, और वक्फ का जो असली काम है, वक्फ इसीलिए बनाया गया था कि मुस्लिम समुदाय की बहनों को, मुस्लिम समुदाय की बेवाओं को, मुस्लिम समुदाय की यतीम बच्चों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने के लिए वक्फ का जो गठन किया गया था, उस पर काम किया जाए। आज वक्फ 225 की डिटेल जानकारी और आगामी कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे, इस पर विशेष चर्चा के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, आगे की बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पिछले 1 दशक से ज्यादा के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत के लिए प्रगतिशील सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। वर्तमान में संसद के द्वारा पारित वक्फ का कानून उस प्रगतिशील यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वक्फ में परिवर्तन की बात कोई पहली बार नहीं है। वक्फ एक्ट आने के बाद समय समय पर उस पर परिवर्तन होते रहे हैं, और जो 2013 में भी अंतिम बार परिवर्तन हुआ, उस समय की भी अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखेंगे और उससे पहले कांग्रेस के समय में उन्हीं के वरिष्ठ नेता के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए होनी चाहिए। वो विषय एड्रेस होने से रह गए थे और इसलिए देश की सरकार वक्फ कानून लेकर के आई। मैंने खुद ने भी पार्लियामेंट की अनेक कमेटियों की अध्यक्षता करी है, जेपीसी की अध्यक्षता करी है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से इस बार ये बिल न केवल जेपीसी को भेजा, बल्कि जेपीसी ने जो व्यापक कंसल्टेशन किया, वो इस बात को दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार सब विषयों को इसमें समाहित कर रही है।
और इसलिए कांग्रेस का जो पहला भ्रम फैलाने का प्रयास है कि वक्फ से मुसलमानों के कोई अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त कर सकेंगे। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, ऐसे वक्फ जिनका उल्लेख 1923, 1954, 1995 या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, सर्वे के द्वारा नहीं, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस इस बिल में कमियां लेके आई थी, उसमें एक बात तो ध्यान में आती है कि अचानक 10 साल में वक्फ की संपत्तियों में 100% का इजाफा, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये संपत्तियों का सही तरीके से निर्धारण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधायक दल की बैठक आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर थी। सभी विधायकों ने आपस में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 125 साल में दिल्ली में मई में इतनी बारिश कभी नहीं हुई और 1 घंटे के अंदर जलभराव की समस्या हल हो गई। हमारी मानसून की सही तैयारी चल रही है और हम सफल होंगे। वाले विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर है और हम सब विधायक आपस में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कैसे बातचीत करें, सब साधारण बात है, इसमें कोई विशेष बात ढूंढी है। सब कल आपने देख तो लिया, सफलतापूर्वक पानी 1 घंटे में बह गया। 125 साल देखिए 125 साल में इतनी बारिश मई में नहीं हुई कभी। 1 घंटे में दिल्ली में पानी निकल गया, जो घंटों घंटों जाम लगा रहता था। तो ये मानसून की तैयारी, ये तो भगवान ने हमारा टेस्ट ले लिया, हम सफल होंगे, बिल्कुल सही तैयारी चल रही है। बहुत धन्यवाद। खबर दिल्ली के तैमूर नगर से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। किसी भी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ में अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर अतिक्रमण लगातार बरकरार है, जिस पर अब कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुलिस के साथ में अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।